साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस अध्ययन पर। तो साथियों, बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की। आज का अपना टॉपिक है जो कि संस्कृत से है। छंद मैंने अपना पहला टॉपिक लिया है क्योंकि बहुत से साथियों का है जो कि मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि सर आप संस्कृत में छंद करवाइए। तो मैंने उन सभी के लिए अपना पहला टॉपिक ही छंद का रखा है। तो साथियों, सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ आवश्यक जानकारी, और वो ये है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो कि बगल में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का अपना टॉपिक जो कि छंद है, तो शुरू करते हैं आज का अपना छंद, जो कि आपका छद धातु से बना है, जिसका अर्थ आवरण या ढकना होता है। छंद है क्या? छंद आपकी है जो कि पेंसिल ले लेते हैं। छद धातु से तो आपका छंद है जो कि बना है, छद धातु से बना है। इस छद धातु का है जो कि अर्थ क्या होता है, वो आता है आपका ढकना, अर्थात ढकने के अर्थ में है जो कि छद धातु प्रयुक्त में ली जाती है। अब इस छंद के हैं जो कि आचार्य पिंगल हैं जो कि जनक माने जाते हैं। आचार्य पिंगल को है, माफ़ कीजिएगा, आचार्य पिंगल को है जो कि छंद का जनक माना जाता है। और इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है चिद आह्लादम जनकम छंद है। अर्थात इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि चित कहते हैं आपके मन को, पेंसिल यूज़ कर लेंगे अपन, हाँ जी, चित कहते हैं आपके मन को, और आह्लाद होता है प्रसन्न करना, और जनक होता है आपका करने वाला या बनाने वाला। अपन यहाँ वाक्य के अनुसार लेंगे इसके, करने वाला, और आगे है आपका छंद, अर्थात मन को प्रसन्न करने वाला छंद कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हो गई चिदाह्लादम जनकम छंद है, अर्थात मन को प्रसन्न करने वाला छंद कहलाता है। आगे हम बात करते हैं छंद के कितने प्रकार हैं। तो छंद के हैं 2 प्रकार आपके। वो छंद के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला तो है आपका वर्णिक छंद और दूसरा है आपका मात्रिक छंद। अब इस वर्णिक छंद में होता क्या है, वर्णिक छंद कौन कौन से हैं इसकी हम आगे चर्चा करेंगे धीरे धीरे। मात्रिक छंद कौन से हैं, मात्रिक छंद में होता क्या है, इनकी भी हम बात करेंगे। तो बात करते हैं वर्णिक छंद की। वर्णिक छंद में होता क्या है? तो वर्णिक छंद में है जो कि वर्णों की संख्या के आधार पर है जो कि छंद बताए जाते हैं, अर्थात वर्ण की संख्या के आधार पर उस छंद का है जो कि वर्गीकरण किया जाता है। बात करते हैं मात्रिक छंद की। मात्रिक छंद में क्या होता है? मात्रिक छंद में है जो कि उस लक्षण में या उस श्लोक में जो कि मात्रा है, मात्राओं की संख्या के आधार पर है जो कि उनका वर्गीकरण किया जाता है। बात करते हैं वर्णिक छंद कौन कौन से हैं। तो वो आपके उपेंद्र वज्रा, अनुष्टुप, उपजाति, वसंत तिलका, शिखरिणी, द्रुत विलंबित, ये सारे हैं जो कि वर्णिक छंद हैं। इनकी हम आगे बात करते रहेंगे। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद होता है आपका आर्या। आगे हम बात करेंगे मात्राओं की। मात्राएं होती क्या हैं? तो मात्राएं हैं जो कि 2 मात्राओं का अधिकतर प्रयोग किया गया है, और वो कौन कौन सी हैं, एक अपन पेंसिल लेके लिख लेते हैं उनको, साथ साथ आप भी लिखते चलिएगा, हाँ जी। तो वो मात्राएं कौन कौन सी हैं? पहली तो है आपकी लघु मात्रा, ये तो हो गई आपकी लघु मात्रा, और दूसरी हो गई आपकी दीर्घ मात्रा। लघु मात्रा है और दीर्घ मात्रा, ये 2 मात्रा हो गई। अब बात करते हैं कि सर ये मात्रा होती क्या है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। मात्रा का पता होगा कि मात्रा है क्या, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। मात्रा है जो कि आपके वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहा जाता है। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, जैसे ए, आ, ये जो बोलने का जो अपने को समय लगता है उसी को अपन मात्रा कहते हैं। अब लघु मात्रा, इसका जो कि लघु मात्रा को इस वाले चिन्ह से दर्शाया जाता है, और दीर्घ मात्रा को आप एस वाले चिन्ह से दर्शाते हैं। ये हो गई आपकी लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा की बात। अब हम बात करते हैं कि लघु मात्रा में कौन कौन से स्वर आते हैं, अर्थात कौन कौन से वर्णों के आगे है जो कि लघु मात्रा लगती है, तो उनको भी आप लिखते चलिएगा।
जो आपका है ए, अर्थात ऋस्व स्वरों के है जो कि लघु मात्रा लगती है। बात करते हैं ए, ई, ऊ छोटे वाला, आगे है री, और ये है आपका लृ। अर्थात इन पांचों के है जो कि लघु मात्रा लगती है। एक बार साथ साथ उच्चारण कीजिएगा। अ, ई, ऊ, री और लृ, इन पांचों के है जो कि लघु मात्रा लगती है। आगे हम बात करते हैं दीर्घ मात्रा है जो कि किन किन की लगती है, तो वो भी आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। वो लगती है आपके आ, ई अर्थात दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, आ, ई, ऊ, और आगे है आपका री, दीर्घ ए, ओ, ये हो गया आपका आई और औ। ये 8 स्वर हैं इनके जो कि दीर्घ मात्रा लगती है। एक बार उच्चारण कीजिएगा। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ऐ, औ। अर्थात ये 8 स्वर हैं जो कि दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनके है जो कि दीर्घ मात्रा लगती है। आगे हम बात करते हैं कि सर छंद में इनका प्रयोग कैसे होता है, तो वो हम बात करेंगे थोड़ा आगे। पहले हम बात करते हैं कि छंद में जो कि प्रमुख बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। छंद में 3 बातों का प्रमुखतः ध्यान रखा जाता है प्रायः, तो वो कौन कौन सी हैं। पहला तो है आपका पाद या चरण, दूसरा है आपका यति अर्थात समय, कहाँ पे हमें विराम लेना है, और तीसरा है आपका गण। ये 3 चीज़ें हैं जो कि प्रत्येक छंद में हमें देखनी होती हैं, पाद या चरण, यति और गण। हम बात करते हैं इन तीनों की बात करते हैं हम आगे, तो वो चलता है आपके चरण किसे कहते हैं। श्लोक के एक चतुर्थांश को एक चरण कहा जाता है, अर्थात जो कि प्रत्येक श्लोक होता है उसको हम उच्चारण करते हैं तो उसको लगभग 4 टुकड़ों में हम विभाजित करके पढ़ते हैं। वो जो 4 टुकड़े हैं उन्हें ही हम प्रायः 4 चरण कहते हैं। एक श्लोक के अंत में या मध्य में जो विराम लिया जाता है उसे ही हम यति कहते हैं। यति की भी हम साथ साथ बात करते चलते हैं, बाद में एक श्लोक के माध्यम से है क्योंकि इन तीनों को हम समझ लेंगे। श्लोक के उच्चारण करते समय जो विराम लेते हैं हम उसे ही हम यति कहते हैं। जैसे मैं एक श्लोक का उच्चारण करके आपको बता देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हम ये विराम लेते हैं बीच में कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, यहाँ पे जो हम विराम लेते हैं 2 सेकंड का, 2 सेकंड 3 सेकंड, इसे ही हम यति कहते हैं। तो ये हो गई आपकी यति की बात। आगे चलते हैं हम। ये जो यति सूचक शब्द है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यति सूचक शब्द आपको प्रायः लक्षण में ही मिल जाता है, और अगर लक्षण में नहीं मिलता है तो हम पाद के अंत में है जो श्लोक के अंत में उसे यति को मानते हैं। और यति सूचक शब्द कौन कौन से हैं वो भी मैं आगे अभी आपको बता देता हूँ। तो ये यति सूचक शब्द आगे आपके पेंसिल यूज़ करते हैं। अगर आपको लक्षण में या श्लोक में आपको मिले जलधि शब्द मिले, पेंसिल, हाँ जी, आपको जलधि शब्द मिल जाए या वर्ण मिल जाए या आश्रम लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ पे आप यति मानिएगा 4 वर्णों पे, अर्थात वहाँ पे चौथे वर्ण पे आपको यति लेनी है। दूसरा है जहाँ पे अगर आपको रस लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ पे आपको 6 वर्णों पे यति लेनी है। आगे बात करते हैं, अगर आपको मुनि लिखा हुआ मिलता है या लोक लिखा हुआ मिलता है या अगई अगई हई लिखा हुआ मिलता है या अश्व लिखा हुआ जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आपको 7 वर्णों पे है जो कि यति लेनी है। आगे है आपका भोगी, अगर आपको भोगी लिखा हुआ मिलता है तो आपको जो कि 8 वर्ण है वहाँ पे आपको यति लेनी है। रुद्र, अगर आपको रुद्र मिलता है तो आपको 11 वर्णों पर यति लेनी है, और अगर सूर्य आपको लिखा हुआ मिलता है तो आपको 12 वर्णों पे है जो कि यति लेनी है। मैं आपको एक लक्षण बोल के दिखाता हूँ जो कि मंदाक्रांता है। उसमें आपके जो जलधि है वो एज इट इज लिखा हुआ आता है, मंदाक्रांताम जलधि सड़गैर्भो नतौ ताद गुरु चेत। इसमें है जो कि आपका जलधि ऐसे के ऐसे लिखा हुआ है
तो वहाँ पे है जो कि आपको 4 वर्णों पे अर्थात यति लेनी होती है। जैसे मैंने बोला मंदा क्रांता, तो मैं यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुका हूँ, उसे ही हम यति कहेंगे। आगे हम बात करते हैं यति सूचक शब्द आपके ये हो गए। आगे हम बात करते हैं कि गण किसे कहते हैं, तो आप सुनते रहिएगा। 3 वर्णों के समूह को जो कि हम गण कहते हैं, और इनकी संख्या है कुल मिला के 8 इनकी संख्या होती है। इनको याद करने का सूत्र है जो कि बिल्कुल ही सरल सा है और लगभग सबके याद होता है। यह माता राजभान सलगा, इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस छंद में। गणों को याद करने का सबसे सरल तरीका है कि आप इस सूत्र को याद कीजिएगा। यह माता राज भान सलगा, अर्थात ये 8 हैं जो कि गण हैं। इनको आप देखिएगा, हर 3 वर्णों के समूह को तो हम गण कहेंगे। 3 वर्ण कौन कौन से हैं इसमें, एक बार पेंसिल चूज करते हैं। इस यगण में है जो कि 3 वर्ण हैं आपके, यह माता, अर्थात ये हो गया आपका एक गण। दूसरा है आपका मगण, तो इसमें हो गया आपका मातारा, अर्थात ये 3 वर्णों का एक गण। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि तगण। तगण में आपके आ गए ताराज। ऐसे ही मैंने नोट्स में आपको सब कुछ ये प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। यह माता, मातारा, ताराज, राजभा, जयभान, भानस, नसल और सलगा, ये आपके हैं जो कि वर्ण हो गए। और गण इनके हो गए, जो कि प्रथम वर्ण है इनका, वो इनका गण कहलाता है। इसमें यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, तो ये आपके 8 गण हो गए। और इनके आगे है जो कि इनके वर्णों की संख्या हो गई। कौन कौन से वर्ण हैं, जैसे यह माता में यह तो आपका है ऋष्व, और माँ और ता है जो कि दीर्घ है, तो ये इनके चिन्ह हो गए ऋष्व का और दोनों दीर्घ के। आप इनको पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको नोट्स में है जो कि प्रोवाइड करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि जो मात्रिक छंद है वो आर्य है, बाकी के हैं जो कि वर्णिक छंद हैं। आज हम आर्य छंद की बात कर लेते हैं। मात्रिक छंद हम कल वाले जो कि पार्ट 2 आएगा आपका छंद का, उसमें हम बात करेंगे। आर्य छंद, इसका लक्षण क्या है, एक बार साथ साथ पढ़ते जाएंगे हम। यस्याः पादे प्रथमा 12 मात्रः तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 स आर्या, अर्थात इसके टुकड़े हम करेंगे तो इसमें निकल के आएगा कि यस्याः पादे प्रथमा, जिस पाद के प्रथम चरण में है जो कि 12 मात्रा, पेंसिल यूज़ कर लेंगे हम, अर्थात प्रथम चरण में तो हो गए आपके 12 मात्रा, तथा तृतीय भी, अर्थात तृतीय में भी हो गए आपकी 12। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 18 द्वितीय चतुर्थके 15 सा आर्य, अर्थात 18 द्वितीय अर्थात दूसरे में है जो कि आपके 18 मात्राएं आएंगी, और चतुर्थ के 15 सा आर्य, और चौथे में है जो कि आएंगे आपके 15 अर्थात 15। अगर ये जहाँ पे भी मिलते हैं वहाँ पे हम आर्य छंद मानते हैं। चलते हैं इसके उदाहरण में, इसको देखने के लिए। अपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्यम प्रत्ययम चित्रः। एक बार देखिएगा, इनकी मात्राओं को हम लगा के देख लेते हैं। अपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्यम प्रत्ययम चित्रः। तो हम देखते हैं, इसमें मात्रा लगा के देख लेते हैं। अपरितोषाद, आ अर्थात दीर्घ है, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे जो कि 2 वाला है। ये मैंने लगा दिया, पेन चेंज कर लेंगे एक बार, पेंसिल थोड़ा बारीक, हाँ जी, इस पे लगा दिया मैंने ये 2 वाला चिन्ह। पे ऋष्व है तो इसके ऊपर हम लगा देंगे 1 वाला चिन्ह। री ऋस्व है, ई छोटा है इसमें, तो इसके ऊपर भी 1 वाला लगा देंगे। तो इसमें ओ की मात्रा है तो इसके ये 2 वाला लगा देंगे, अर्थात दीर्घ वाला लगा देंगे। साद, सा में वैसे भी दीर्घ है, आ रहा है, और द है जिस भी वर्ण के
अर्थात आगे अगर कोई आधा वर्ण आता है तो इसके जो आधे वर्ण के पहले वाले वर्ण में है जो कि दीर्घ मानते हैं, तो इसमें भी हो गया आपका जो कि दीर्घ है। विदुषाम, वी के हो गया आपका ऋष्व का, और दू छोटा है वैसे तो दू के हो गया आपका ऋष्व, और साम में हो गया आपका दीर्घ। अब इनको काउंटिंग करते हैं इनकी, तो यह हो गया आपके 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 10 11 12, तो ये हो गया आपके जो कि फर्स्ट है उसमें तो हो गए आपके 12। पहली वाली लाइन बिल्कुल सही सटीक बैठ रही है। आगे हम बात करते हैं जो कि दूसरी लाइन है अपनी, दूसरा पाद है, दूसरा चरण है, उसमें न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, तो दूसरे में होने चाहिए थे आपके जो कि 18, जो कि हम अभी काउंट करते हैं। इसकी लगाते हैं हम इसके, तो ये हो गया आपके न जो कि ऋष्व है, एक हो गया इसके ऊपर सा, ये दीर्घ है तो इसके हो गए अपन लगा देते हैं 2। धू ऊ छोटा है तो इसमें हो गया आपका 1। मन्ने मैं छोटा है लेकिन न आगे आधा आ रहा है तो इसके पहले जो मैं है उसको दीर्घ मानेंगे, तो ये इसके भी ऊपर हो गया दीर्घ, और ये इसके भी हो गया ऊपर दीर्घ। प्र का हो गया आपका ऋष्व, योग का हो गया आपका दीर्घ, और ग वैसे तो आपका ये हो गया ऋष्व, और वी भी वैसे तो हलंत, माफ़ कीजिएगा हलंत नहीं, छोटा ऋष्व होना चाहिए, इसके ऊपर एक आना चाहिए, लेकिन जो आपके ग है आगे तो ये बनता है आपके ज और ये से। अब ये जो ज आधा है इसके लिए जो कि इसके पूर्व वाला जो वर्ण है उसको हम दीर्घ मानते हैं, तो इस वी के ऊपर है जो कि दीर्घ आ जाएगा, और इसमें आ है तो ये भी आ गया दीर्घ, और न के आगे जो मैं है वो आधा है तो न को भी हम दीर्घ मान लेते हैं। इसको हम काउंटिंग करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15, 16, 17 और 18 है, तो ये आपका दूसरा वाला है, ये हो गया आपका 18 है। तो हमारे जो कि लक्षण में दिया हुआ था कि जिसका प्रथम पाद 12 वर्णों का होगा तथा जो कि द्वितीय पाद है वो 18 का होगा, अष्टादश द्वितीय। अब जो कि तृतीय है उसमें भी आपके 12 ही आने चाहिए, तो हम बात करते हैं, इनको एक बार हटा देते हैं। ये हो गया आपका प्रथम में आपके हो गए 12 और द्वितीय में हो गए आपके 18। जब तृतीय की बात करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं बलवदपि शिक्षितानाम, तो ये हो गया आपका ये ऋष्व है, ल ऋष्व है, व ऋष्व है, द ऋष्व है, और पी है जो भी ऋष्व है। ये जो सी है इसका आपका आएगा जो कि दीर्घ। अब ये दीर्घ क्यों आया तो आप देखिएगा, ये जो आपका क्ष है ये बनता है आपका क और श, इन दोनों से मिलके है जो कि आपका एक श बनता है, तो इसमें जो ये आधा है क उसकी वजह से है जो कि पूर्व वाले वर्ण को हम दीर्घ मानते हैं, मैंने अभी बताया, तो ये सी को है जो कि अपन दीर्घ मानेंगे। शी है ये आपका छोटा ऋष्व है तो इसको एक मान लेंगे, और ता आ गया दीर्घ और ना दीर्घ। तो काउंटिंग करते हैं 2, 2 4, 2 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये हो गया आपका 12 है, अर्थात तृतीय में भी 12 जो कि बिल्कुल सटीक बैठ चुके हैं अपने। अब बात करते हैं चौथे की, तो इसमें भी देख लेते हैं आत्मन्यम प्रत्ययम चैत्र, तो इसको देखते हैं अपन। आ जो कि हो गया आपका दीर्घ, जो आधा वर्ण है उसको काउंटिंग नहीं करते हैं। आगे हम बात करते हैं मैं की, तो मैं के आगे है जो कि आधा न है तो मैं को भी अपन दीर्घ में काउंटिंग करेंगे, और यह के ऊपर है जो कि अनुस्वार है तो इसलिए यह को भी हम दीर्घ मानेंगे। आगे बात करते हैं प्रत्यय, प्र को वैसे तो हम एक मानेंगे लेकिन इसके आगे जो कि तय है आधा है इसलिए प्र को दीर्घ माना जाएगा। आगे बात करते हैं यह के आगे भी जो कि है अनुस्वार वर्ण है, लेकिन वो अनुस्वार इस वाले यह में ही है तो इस वाले यह को तो हम मानेंगे ऋष्व, और जो कि आगे वाला यह है उसको मानेंगे दीर्घ। बात करते हैं चैत्र की, तो इसको भी मानेंगे आपका दीर्घ, और त्र में है जो कि ये विसर्ग है आगे तो इसको भी मानेंगे दीर्घ। काउंटिंग करते हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 1 15, तो ये हो गया आपके 15 मात्राओं का।
12, 18, 15, माफ़ कीजिएगा 12, 18, 12 और 15। तो ये इन चारों पादों के ही जो कि मात्रा हो गई। अब दोबारा से देखते हैं अपना लक्षण कि यस्या पादे प्रथमा द्वादश, जिसके प्रथम पाद में है जो कि द्वादश मात्रा, प्रथम पाद में द्वादश मात्रा जो कि हमारे बिल्कुल सटीक हो गया था। तथा तृतीय अपि, अर्थात तीसरे में भी हैं जो कि 12 मात्रा, जो हमारे बिल्कुल सटीक हो गया था। अष्टादश द्वितीय, दूसरे में है जो कि 18 बिल्कुल हो गया था। चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, और चौथे में है जो कि पंचदश, वही आर्या कहलाता है। तो ये हो गया आपके आर्य छंद तक। आगे हम बात करेंगे जो कि वर्णिक छंद हैं उनके बारे में। साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। और वीडियो के नीचे जो कि कमेंट बॉक्स है उसमें आप, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो वहाँ पे भेज दीजिएगा। और जो प्रश्न आंसर हैं अपने, वो हम डिस्कस करेंगे जब पूरा छंद का टॉपिक हो जाएगा। तो एक सेशन आपके प्रश्न आंसरों का ही रखा जाएगा, उसमें सारे प्रश्न आंसर उसमें सॉल्व किए जाएंगे। और आपको ये PDF आपको मिलेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि US अध्ययन के नाम से है। टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिएगा US अध्ययन के नाम से, वहाँ पे ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। ये सारे PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और इसके पहले के भी जो PDF हैं वो भी आपको वहाँ पे एज इट इज़ उपलब्ध हो जाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।